दीपक जी, ये एयरपोर्ट जाना है। 666 लोग गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, सारे नॉन गेस्टेड बच्चों की फीस हमारी 6,000 में बच्चा पढ़ता था, 25,000 पर साल के बच्चे पॉलिटेक्निक छोड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के तहत वो पढ़ना नहीं चाह रहे। उसके लिए आपसे अनुरोध है कि मर्ज करके पॉलिटेक्निक वापस स्थापित हो, हर स्टेट में पॉलिटेक्निक को सिर्फ हमारी दिल्ली में खत्म। पिछली सरकार ने किया, पिछली सरकार ने किया। हाँ जी, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अपने झूठ को छुपाना था। उन्होंने 2021 में अनाउंस किया था DSU। अब ना तो बिल्डिंग थी ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो पॉलिटेक्निक की बिल्डिंगों को अपना बता के 200 करोड़ रुपये खा गए, नाम बदल दिया। अब हम चाहते हैं पॉलिटेक्निक वापस हमें मिल जाए ताकि हमारी नौकरी भी खतरे में ना हो, बच्चे भी स्वस्थ रहें। आपका आशीर्वाद चाहिए जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि पे हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी कुछ ही सेकंड में हमारे बीच में हम सभी के मार्गदर्शक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, हमारे जिनके द्वारा इस संगठन की स्थापना हुई थी 26 साल पहले 5 मई 1999 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। और लगातार इतने दिनों से उनका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। 26 वर्षों का सफर और बहुत ही अनवरत निरंतरता के साथ, जिसमें कभी न किसी को थकावट हुई, न कभी कार्यप्रणाली में कोई कमी आई, न गिरावट आई। लगातार कारवां आगे बढ़ता जा रहा है और ये शानदार सफर इसी तरीके से चलता रहे, इसीलिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और हमारा 26वां स्थापना यादगार बने। आप सभी लोग मिलकर उसको यादगार बनाएं और आगे के लिए हर दृष्टि से हम सभी लोग तैयार हों। इसके लिए आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी के मार्गदर्शक आगे से ताली बजाते रहिए। अब मैं आग्रह करता हूँ अपने भारत तिब्बत सहयोग मंच के मार्गदर्शक, जिनके नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, आप इसे भारतीय समाज में एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्थान के रूप में है, जहां से आप किसी विषय की इनके जितने भी सब रिलीजन आज बन गए लगभग 126 गिनती में है इस सब। उसमें राधा स्वामी में निरंकारी भी हैं, ब्रह्म कुमारी भी हैं, अम्बेडकरवादी भी हैं, कबीर पंथी भी हैं। उसके अंदर रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य ये भी हैं। ऐसे बहुत हैं।
तो 126 के 126 भारत में हैं। फिर इधर उधर करके और छोटे बड़े सब रिलीजन हैं दुनिया में, उन सब के भी कोई ना कोई लोग यहाँ रहते हैं। भारत ने किसी से भेदभाव नहीं किया। जिसने शरण मांगी उसको शरण दी, जिसने सम्मान मांगा और अधिकार के साथ सम्मान मांगा उनको अधिकार के साथ सम्मान नहीं दिया। इट इज द ब्यूटी ऑफ भारत। आज हम एक दो बातों को लेकर जो समय सारी दुनिया को एक खास तरफ ले जा रहे हैं। लगभग दुनिया में सब लड़ रहे हैं। मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था। मैंने कहा दुनिया की 58% पॉपुलेशन रिलीजियसली इन कन्फ्लिक्ट है। यरूशलेम, इजराइल, ये इजराइल का यरूशलेम में अलग सा जो एक स्थान है, यहूदियों के लिए भी पवित्र है, मुसलमानों के लिए भी पवित्र है, इस्लाम के लिए, ईसाइयों के लिए, पर 1450 साल से उसके लिए वो लड़ रहे हैं। और साल में 2-4 बार गोलियां चलती हैं, बम फटते हैं कि इस पर किसका है। मुझे एक बार मिले थे। मैंने कहा तुम दुनिया में शांति कैसे लाओगे, तुम आपस में शांति नहीं ला सके। हाउ यू कैन बी ए प्रीचर फॉर द पीस एंड द डेवलपमेंट। भाई कर लो फैसला ना। दिन का फैसला करना हो तो 8 घंटे यहूदी, 8 घंटे मुसलमान, 8 घंटे ईसाई करो। सप्ताह का फैसला करना है तो 2 दिन कर लो, 1 दिन छुट्टी कर, रेस्ट फॉर ऑल। बाकी और कोई आना चाहे दुनिया में से तो आ सकता है। तो चाहो तो रास्ते निकल सकते हैं, और नहीं चाहोगे तो रास्ते नहीं निकल सकते। मैंने कहा इसलिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन परमानेंटली विद हेट्रेडनेस, विद एंगरनेस, विद कन्फ्लिक्ट जी रही है दुनिया में। तो उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि दुनिया में वो शांति ला सकते, सद्भाव ला सकते। इसलिए डे बाय डे, फिर अगर हान वान पर चले जाएं तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और भी तरह तरह के रीजन में। दुनिया की जो सुपर पावर मानी जाती है, अमेरिका माना जाता है, रूस, चीन माना जाता है, ये सब तो हथियारों के व्यापारी हैं। जिन 2 देशों में ना झगड़ा हो तो उनका करवा लेते हैं, कहीं हो तो उसको सुलझा लेते हैं, अपना हथियार देखते हैं। इसलिए इजराइल से चला तो भी मेड इन अमेरिका था, लेबनान से चला तो भी मेड इन अमेरिका था, फिलिस्तीन से चला तो भी मेड इन चाइना था, और अफगानिस्तान से चला तो भी मेड इन चाइना था। उनको मतलब नहीं है, उनको हथियार बेचना है, अपने देश को चलाना है। उनको मतलब नहीं है स्वयं दुनिया के अंदर अपना वर्चस्व बनाना। लड़ते रहेंगे तो उनकी जिंदाबाद रहेगी, वो लड़ना बंद कर देगी दुनिया तो उनकी जिंदाबाद करना रहेगी। तो दे आर ए परमानेंट सेलर ऑफ द वॉर। वो युद्ध को बेचने वाले लोग हैं। कहेंगे तो बेचारे उदास भी होंगे, गर्म भी होंगे, परंतु हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, हिमालय के उस पार, और इधर करबला ईरान से लेकर बाली द्वीप इंडोनेशिया तक, ये सब के सब भारतीय नस्ल के देश माने जाते हैं। अभी इस बार के कार्यक्रम पर 26 जनवरी था, जब इंडोनेशिया के चीफ आए हुए थे, पूछा नहीं था प्रेस,
व्हाट इज योर डीएनए, वैसे ही उन्होंने अपने आप ही होकर बताया। जो पूछा गया था वो फिर अखबारों में कम छपा, जो उन्होंने अपने आप बताया था वही सुर्खियों में आया। उन्हें कहा मेरा डीएनए भारतीय है, बाय डीएनए हम इंडियन। अगर इंडोनेशिया के अंदर मजहब से मुसलमान इस बात को सार्वजनिक रूप से कह सकता है, तो इसका मतलब है कि सत्य को और सही को स्वीकार कर ले, दे दीजिए सोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट से मुक्त हो सकते, पर इतना आसान नहीं। 2 दिन पहले मैं बैठा था अपने निवास और ऑफिस, कुछ ईसाई लोग मिलने आए। उन्होंने जब मिले, मैंने ऐसे ही कहा उनको, जब ईसा आकाश मार्ग से धरती पर आए, आते ही 5 शब्दों की उत्पत्ति हुई थी 2, 4, 10 साल के बाद। प्रॉफिट कौन है? ईसा है। उसको जो मानेंगे वो कौन है? ईसाई। उन सब का मिलकर कोई रिलीजन होगा तो वो ईसाइयत होगा। उनका पूजा स्थल कौन सा होगा? तो उसका नाम गिरजाघर होगा, और जो मालिक है उसका नाम ईश्वर होगा। ये 5 शब्दों की उत्पत्ति। अब इनमें से एक भी ना लैटिन भाषा का है, ना इंग्लिश भाषा का है, ना हिब्रू का है, ना इटालियन का है, ना फ्रेंच का है, ना कैनेडियन। जितने ईसाई देशों की जुबान दुनिया में है भाषा, उनमें से किसी के शब्द नहीं है। ये सब संस्कृत शब्द। अब किसने रखे? यहाँ से तो कोई विद्वान नहीं गया था, कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसने जाकर नामकरण किया, उन्होंने रखे। बाद में जब यूरोप जागा और ईसा को उन्होंने स्वीकार किया, तब उनका अंग्रेजी लैटिन में अनुवाद हुआ। ईसा क्राइस्ट कहलाए, ईसाई क्रिश्चियन कहलाए, ईसाइयत क्रिश्चियनिटी कहलाई, गिरजाघर चर्च बना, और प्रभु जो ईश्वर जो थे वह गॉड हो। अब सत्य खोजना हो तो खोजने के लिए बहुत रास्ते हैं दोस्त, ना खोजना हो तो लड़ने के लिए भी रास्ते हैं। आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद, विस्तारवाद, ऐसे हिंसक आंदोलनों के नाम। आजकल फैशन में एक बात कही जाती है कि साहब आतंकवादी का कोई मजहब, रिलीजन, पंथ नहीं होता। इसलिए मैंने पहलगांव पर स्टेटमेंट दिया, हम लोग इससे एग्रीड नहीं है। हमें लगता है कि मरने वाले का भी रिलीजन, मजहब होता है, मारने वाले का भी होता है। वो था नॉट विदाउट रिलीजन, वो था विद रिलीजन। एक ने इसलिए मारा कि उसका एक रिलीजन है, दूसरा इसलिए मरा उसका उससे रिलीजन डिफर करता। कभी कभी अपने रिलीजन वाले को मारता है। जब हिंसा आ जाती है तो इसमें फर्क नहीं करता। जब आदमी के स्वभाव में हिंसा आ जाए तो बीवी को भी मारता है, बेटी को भी मारता है, माँ को भी मारता है। तो इसलिए हिंसा आ गई, उन्होंने मारा। जब कहा तो हम मान लेते हैं मजहब को और रिलीजन, मजहब को और हिंसा को जोड़ा है। परंतु 4 प्रश्नों के उत्तर तो देने ही पड़ेंगे। अगर उसका कोई रिलीजन नहीं है तो फिर जब आतंकी मरता है तो उस समय में नमाज अदा क्यों? उसमें गुरु ग्रंथ साहब की वाणी क्यों नहीं, आगम त्रिपिटक क्यों नहीं पढ़ा जाता, गायत्री क्यों नहीं पढ़ा जाता, या कोई और क्यों नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि क्यों नहीं, नमाज ही क्यों नहीं? जैसे ही आपने नमाज अदा की तो आपने बता दिया कि ही इज द रिलीजन, इसका कोई रिलीजन नहीं है, ये शैतान है, उसको अपने डिस्कार्ड करो। हम तैयार है मानने के लिए, पर आप उसको स्वीकार करके जिए, ये आपका मन नहीं, क्योंकि आप केवल ये चाहते हैं कि हमें लोग शैतान माने। उसके लिए चाहते हैं कि इस बात की हम मानने के लिए चाहते, फिर उसके जनाजे में
फिर उसको मिट्टी के लिए जगह मिली। और इधर जिसका मजहब था वो मरा, तो उसके लिए आपने प्रेयर भी नहीं, उसके शव यात्रा में भी सम्मिलित नहीं, और उसके लिए यहाँ योग्य रूप से जमीन मिले और संस्कार हो, ये भी नहीं किया। तो फिर आपका ये जो तर्क है कि ही विदाउट रिलीजन, उसका रिलीजन नहीं हो, ये कितना बेबुनियाद है, या फिर आपकी चालाकी है या आपकी बेवकूफी। तो इसलिए मैंने प्रेस में और पब्लिक में जो बैठे हुए मुसलमान थे उनको आह्वान किया, नाउ स्टार्ट ए मूवमेंट इन जम्मू कश्मीर, देन गो टू द नेशन, देन गो टू द वर्ल्ड। कि आतंकवादी अगर मरेगा तो उसके लिए नमाज अदा नहीं, उसके लिए जमीन नहीं दी जाएगी, उसके जनाजे में सम्मिलित नहीं, और उस मारने वाले की निंदा करेंगे। तो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। इसलिए भारत में और दुनिया में इसको लेकर एक बहस चलनी चाहिए थी, वो चल पड़ी। आज के कार्यक्रम में से इस सत्य को हमने भी जानना और समझना और इसको समाज के अंदर लेकर जाना, ताकि इनजस्टिस शुड नॉट बी प्रेजेंट, द ट्रूथ एंड द जस्टिस शुड प्रेजेंट, ताकि टेररिस्ट और टेररिज्म, आतंकवाद और आतंकवादी ये आइसोलेट किए जाए, उसको आश्रय और प्रश्रय नहीं मिले। दूसरी एक बात कहकर समाप्त करूंगा और आपसे क्षमा याचना करके इजाजत दीजिएगा। मुझे आज का कार्यक्रम था ध्यान में कि शायद ऑनलाइन रात को 8 साढ़े 8, तो मुझे भोपाल जाना है। कल एक बहुत बड़ा शिक्षा नीति पर कार्यक्रम है सरकार, वहाँ के एजुकेशन के चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्यमंत्री, वो भी रहने वाले, मुझे भी रहने। तो फिर मैंने कहा मैं आज रात को आ जाऊँगा, तो मेरा फ्लाइट बुक, तो उसको भी पकड़ना है दौड़कर, कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल जाए खास। तो दूसरी बात कहूँगा जो मैंने कही, सन 1971 से पहले दुनिया में बांग्लादेश नाम का कोई मुल्क और बांग्लादेशी के नाम से कोई सामाजिक समूह नहीं, कोई नागरिक नहीं। 1947 से पहले पाकिस्तान नाम से कोई दुनिया में मुल्क नहीं, और पाकिस्तानी के नाम से कोई नागरिक नहीं। तो फिर ये 1947 से पहले जब बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नहीं था, तो ये कौन थे? इट वाज ए यूनानिमस आंसर कि हम हिंदुस्तान थे और हम हिंदुस्तान। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस व्हिच शुड बी आंसर, और वो उठता है, तो फिर जब ये हिंदुस्तान थे और हिंदुस्तानी थे, तो फिर ये कौन थे? जाति से कौन थे, मजहब से कौन थे, भाषा से कौन थे, तीज त्योहार से कौन थे, पहनावे से कौन थे, कौन थे? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 700 साल पहले ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नहीं, ये हिंदुस्तानी थे। पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं था, हिंदुस्तानी था। तो इसलिए लैंड इज हिंदुस्तान, पीपल आर हिंदुस्तान। तो कौन से हिंदुस्तानी थे? तो मैंने जब मुसलमानों में बात रखी तो उनमें से कुछ ने बड़ी हिम्मत से और हौसले से कहा, मुझे कुछ नहीं, हम हिंदू, बाय आवर एंसेस्टर्स, बाय आवर रिलीजन, बाय आवर कल्चर, हम विदेशी नहीं थे, हम हिंदुस्तानी और हम हिंदू। मैंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप फिर से प्रावर्तन करें या धर्मांतरण करें, पर रिस्पेक्ट, मेरे और आपके पूर्वज भारतीय थे, इंडियन थे, हिंदुस्तानी थे, हिंदू थे, सनातनी थे। ये किसने दिया? किसी संत महात्मा संस्था ने नहीं आपको दिया, किसी नबी पैगंबर भी नहीं दिया।
बाई बर्थ गॉड एज अलॉटेड दिस, ये खुदा ने दी हुई पहचान है आपको पूर्वजों, ईश्वर ने दी है, गॉड ने दी है, वाहेगुरु ने दी है। मैंने और आपने सिलेक्ट नहीं, मैंने तो और आपने आज वाली भी सिलेक्ट नहीं की है। जन्मे तो बताया गया भाई तो इस मत पंथ का है, इस जाति उस जाति का है, इसका है। और मैंने दूसरा पूछा, जितने हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं वर्षानुवर्षे, हम सब की फेस आइडेंटिटी क्या है? तो जितने आप सब बैठे हैं तो फेस आइडेंटिटी, आप दुनिया की फेस आइडेंटिटी में इंडियंस में आते। फेस आइडेंटिटी किसने दी है? मुझे और आप, मालिक ने। मैंने और आपने थोड़ी सिलेक्ट की थी, एप्लीकेशन लिखी थी, जब जमीन पर आएंगे तो तुम हमें ये जमीन देना और ये फेस आइडेंटिटी देना। और इस हिंदुस्तान को दुनिया की सब भाषाओं में इसकी सीमाओं को बोलते समय कहा गया, एक और हिमालय है, दूसरी ओर हिंद महासागर हिंदू सरोवर है, तीसरी ओर इंडोनेशिया है, चौथी ओर करबला ईरान। तो इसलिए दोस्तों हम सब मिलकर खड़े हो जाएंगे तो पॉसिबल है दुनिया को कॉन्फ्लिक्टों से, छुआछूत से, भेदभाव से और दंगे से, युद्ध से मुक्त करवा सकते। बाकी किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं। हम आज वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे, पर कल वैसे नहीं हो सकते। पर एक गारंटी अपने साथ पक्की जुड़ी है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, सारे जहां से अच्छा। किसी में हिम्मत है लिखे कि अमेरिका हमारा है, किसी में हिम्मत है लिखे इटली फ्रांस हमारा, किसी में ताकत है कि लिखे सऊदी तुर्की हमारा, लिखे कि यहाँ से ब्रिटिश इटली हमारा, लिखे यहाँ पर आकर यरूशलेम या कोई और देश हमारा। दोस्तों सारे जहाँ से अच्छे हम थे, हैं और सदा रहेंगे। आज के इस कॉन्फ्रेंस में से हम सब इस कमिटमेंट के साथ चले कि आवाज़ दो हम ताकि तिब्बत को उसकी आज़ादी मिले, हिमालय को उसकी सुरक्षा मिले, पाकिस्तान को उसकी शरारतों से और बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब मिले, और जो आतंकवाद रूपी तरह तरह के रूप हैं इन सबसे मानवता मुक्त हो। यह कदम उठाने के लिए वी मस्ट स्टैंड यूनाइटेड। इन्हीं शब्दों के साथ देवतात्मा हिमालय की जय, तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा, हिमालय की मुक्ति, इसको हम प्राप्त करके रहेंगे। इसलिए हम एक्सटेंशनिस्ट नहीं हैं, पर जो जन हमारा था वो हमारा दुश्मन ना रहे, और जो जमीन हमारी थी वो हमारे साथ दुश्मनी वाली ना रहे, वह प्यार वाली, भाईचारे वाली रहे, सद्भाव वाली रहे, शांति वाली रहे, विकास वाली रहे। इसी की शुभकामना करते हुए मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए छुट्टी चाहता हूँ। जय हिमालय, जय भारत, जय तिब्बत। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर पूनम गुप्ता जी, डॉक्टर सुषमा प्रियदर्शना जी। मैं निवेदन करूंगा श्री अनुराग शर्मा जी, श्री अजय पांडे जी, श्री संजय गौतम जी, श्री अमित जैन जी, आप लोग आए, जोशी साहब का स्वागत करेंगे। अनुराग शर्मा जी। ताली थोड़ा बढ़िया से बजाया करें आप लोग। राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय पंकज गोयल जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करता हूं। श्री ललित जादौन जी, एडवोकेट आशीष कौशिक जी, डॉक्टर संदीप चौधरी जी मेरठ से आए हुए हैं, आप लोग आए, आदरणीय पंकज जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय भूषण कुमार जैन जी, आपका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करता हूं। श्री विनोद जी, श्री लोकेश राजपूत जी, डॉक्टर अशोक जी, श्री बीडी उपाध्याय जी, आप लोग आए, अपने प्रांत अध्यक्ष जी का स्वागत करें। ताली थोड़ा ठीक से बजाइए, एकदम आप लोग बजाते रहिए थोड़ा।
हो गया इनका, दोबारा करवा देंगे। दिल्ली प्रांत के कार्यक्रम में आज दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहाँ कुछ ही देर में आने वाली हैं और आपके लिए भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारा स्थापना दिवस है। और मैं निवेदन करूंगा अपने राष्ट्रीय महामंत्री, जिनको आप लोग 2 बजे भी रात को फोन मिला लेते हैं, सुबह 6 बजे भी मिलाते थे, लगातार जब से लगे हैं इस संगठन को वैचारिक रूप से, आंदोलनात्मक रूप से, संगठनात्मक रूप से और रचनात्मक रूप से, या जितने भी रूप हो सकते हैं, सब तरीके से भारत तिब्बत सहयोग मंच को आपने मजबूत करने का काम किया है। और आपके लिए एक बार आप सभी लोग ताली बजाएं और मैं उनको आग्रह करता हूं कि भारत तिब्बत सहयोग मंच के बारे में अपनी बात रखें। आदरणीय पंकज गोयल जी, अपने अपने मोबाइल फ़ोन को चेक कर लीजिए, जिसका बेल पे हो साइलेंस मोड पे डाल लीजिए या फिर वाइब्रेट मोड पे डाल लीजिए। ये आशीर्वाद, मार्गदर्शन, सानिध्य, जो भी कुछ कहें वो शब्द नहीं है कहने के लिए, वो समय समय पर मिलता रहता है। ऐसी बड़ी बहन निर्वासित तिब्बत सरकार में रक्षा मंत्री, पहले गृह मंत्री भी रही हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी रही हैं और अनेकों पदों को सुशोभित किया आपने। और ऐसे ही भारत तिब्बत सहयोग मंच की भी उपाध्यक्ष रही हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और अभी संरक्षक के रूप में आप जिम्मेदारी को संभाल रही हैं। मंच पर आज के हमारे विशिष्ट अतिथि दूसरे प्रोफेसर धनंजय जोशी जी, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के आप कुलपति हैं। आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हम सभी का सौभाग्य है। मैं ये निवेदन भी करूंगा आपसे, जोशी जी से, कि आप को हमने तो ये मान लिया अपनी ओर से कि आप आज से ही भारत तिब्बत सहयोग मंच के साथ जुड़ कर के हमारे परिवार, जो भारत तिब्बत सहयोग मंच परिवार है, उस परिवार से जुड़ करके हमारे इस मिशन को आप भी अपना मिशन मान करके संगठन के साथ काम करेंगे। मैं सोच रहा था कि ऐसी मंच पर बैठे बैठे गुफ्तगू करूं आपके साथ में इस विषय को लेकर के। मैंने कहा, फिर सोचा कि नहीं, पूरी पंचायत के सामने ही बोलूँगा। तो डॉक्टर साहब ने ये स्वीकार किया है कि तिब्बत के विषय को लेकर के आप भी भारत तिब्बत सहयोग मंच के साथ जुड़ करके काम करेंगे, ये हम सबका सौभाग्य है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देखो, हमारा तो यही स्वभाव है कि हम तो जो है सबके सामने ही, जो कोई मना भी नहीं करें, है जी। डॉक्टर साहब कुछ सोचें वो अवसर भी नहीं देना, सबके हमने हाँ कर लें ताकि हम भी साथ लेके चलें, तो वो आदत है अपनी तो। हाँ जी। ऐसे ही हमारे आचार्य यशी फुनचोक जी बैठे हैं और तमाम अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, जामिया से भी हैं और JNU से हैं, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हैं और दिल्ली के तमाम जिला, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह से, और कुछ डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो ये वास्तव में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के द्वारा ये जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा और एक अच्छी सही दिशा देने वाला कार्यक्रम है। ये एक प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है। अच्छे लोगों के, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके मन में यह विषय जाए, और जब आपके जैसे प्रबुद्ध लोग इस विषय को लेकर के आम जनमानस में इस बात को रखते हैं, तो वास्तव में उस बात का असर पड़ता है। तो इसलिए डॉक्टर जोशी जी, प्रोफेसर जोशी जी तो जुड़े ही हैं, जो बाकी यहाँ पर जो सब लोग बैठे हैं, हम सब भी इस विषय को जन जन तक ले करके जाएं। भाई जो व्यवस्था में लगे वो भी बैठ जाइए, अब सबका काम हो गया है, सब हो जाएगी बाकी सारी व्यवस्था। सब लोग बैठ जाइए। केवल जो
मैं बोल रहा था कि हम सभी अपने इस मिशन को बाकी सब भी आत्मसात करके आगे बढ़ाएं और आम जनमानस के बीच में जाकर के इस विषय को और अधिक फैलाएं। मंच के 26वें वर्षगांठ के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुझे ये लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है कि हम 26वां वर्ष मना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये संस्था का स्थापना करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ये एक सोचने का विषय है। जब एक देश के लोग, एक देश के नागरिक ऐसे देश से प्रताड़ित हो रहे थे, पीड़ित हो रहे थे, एक देश जो विश्व का सबसे शांति प्रिय देश है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उस देश में खूनी नदियां बह रही थी, उस देश की भाषा को, उस देश की संस्कृति को, उस देश के इतिहास को, उस देश की विरासत को, उस देश की इंसानियत को, शराफत को नष्ट करने का काम अगर किसी ने किया, उस दुष्ट देश का नाम है चीन। तो ऐसे दुष्ट और विस्तारवादी देश चीन, उस देश के साथ में 17 देशों की सीमाएं लगती हैं। कितने देशों की? और एक देश भी ऐसा नहीं है जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो या दोस्ती हो। सभी देश उससे पीड़ित हैं। सभी देशों का भूमि को लेकर के कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विवाद है। उसने तिब्बत पर कब्जा किया और वह चीन जो किसी धर्म को नहीं मानता, किसी पूजा पद्धति को नहीं मानता, किसी संस्कृति को नहीं मानता, वह नास्तिक देश किसके ऊपर कब्जा करके बैठा है? हमारे आराध्य देव भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश मानसरोवर पर। हमें आज कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए जाना हो, अपने आराध्य देव की पूजा करने के लिए जाना हो, उसकी उपासना करने के लिए जाना हो, वहां जाके साधना करनी हो, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमें उस दुष्ट देश से परमिशन लेनी पड़ती है, वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता होती है और मोटा टैक्स देना पड़ता है, और उसकी अनुमति परमिशन के बिना हम वहां पर जा नहीं सकते। और जा भी सकते हैं तो कितने लोग, वो भी हम तय नहीं करेंगे कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो भी वो तय करेगा कि आपको 500 लोगों को आना है कि 1000 लोगों को आना है कि कितने लोगों को आना है और कब आना है। 5 साल बाद, पूरे 5 वर्ष हिंदुस्तान के लोग, हम सभी अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए। लेकिन जैसे जैसे भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत की शक्ति बढ़ रही है, और केवल चीन को ही नहीं, आज पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व में हमारे देश की सरकार का, हमारे देश का डंका बज रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कूटनीति है, जो सफल कूटनीति है, उसके कारण चीन को भी झुकना पड़ा। और आज उसने उसी दबाव में, उसी प्रभाव में हम लोगों को कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए मजबूरी में ही अनुमति देनी पड़ी है। आज मैं जब तिब्बतियों की ओर देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। किस प्रकार 3-4 महीने के लिए सर्दियों में स्वेटर बेच करके वे अपना पूरे वर्ष भर का गुजारा करते हैं, और वहीं हमारे देश के कुछ लोग उनका विरोध करते हैं। हम तो बड़े सहिष्णु लोग हैं, हमने तो सबको अपनाया है। जब बांग्लादेशियों को अपना सकते हैं, रोहिंग्याओं को अपना सकते हैं, और ऐसे
अब पता चल रहा है हिंदुस्तान में 5 लाख महिलाएं, 25 लाख बच्चे, और पता नहीं ये तो एक आंकड़ा है, और कितने लाख और करोड़ होंगे जो पाकिस्तानी यहां रह रहे हैं। जब वो लोग रह सकते हैं, वो लोग भारत की सरकार से, भारत के लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स का लाभ उठा सकते हैं, तो हमारे तिब्बती भाई बहन, उनको क्यों नहीं लाभ मिलना चाहिए? जबकि वो तो अपनी मेहनत करके, भीख नहीं मांग रहे, अपनी मेहनत करके, स्वेटर बेच के, बाजार लगा करके, उस मेहनत के पैसे से अपने पूरे वर्ष भर की वो जीविका चलाते हैं। तो ये हर एक भारतवासी का, हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका सहयोग करें, उनके सुख दुख में खड़े हों। और मैं ये भी कहता हूं कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे तिब्बतियों पे। जो हमने 1949 से लेकर के 1959 तक भारत की सरकार ने जो गलती की है, ये उसका पश्चाताप है। जो पंडित नेहरू ने चीन की गोद में बैठ करके जो निर्णय लिए उस समय, तो ये उसी का परिणाम है कि 1954 में जो पंचशील की जो संधि हुई थी, साथियों, वह पंचशील की संधि कितने वर्ष की थी मालूम है किसी को? मात्र 8 वर्ष की संधि थी, और इतिहास की सबसे कम समय की संधि थी वो, जो पंडित नेहरू ने चीन के साथ में की थी। उन्नीस से पहले अगर संधि हुई थी भारत की, तो किसके साथ हुई थी? वह तिब्बत के साथ में हुई थी। 1914 में वह संधि हुई थी, 40 वर्ष की। वह 40 वर्ष की जो संधि 1954 में पूरी हुई, तो आगे वह संधि तिब्बत के साथ ही करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री उस समय चीन की गोद में बैठकर उसके प्रभाव में होकर के निर्णय ले रहे थे। और जब 8 वर्ष की संधि 1954 में होकर के 1962 में पूरी हुई, तो 20 अक्टूबर की आधी रात को, वह आधी रात काली रात थी भारत के लिए, जो भारत के हजारों हजार हमारे वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। और भारत की सरकार क्या कर रही थी इन 8 वर्षों में? गली मोहल्ले गांव शहर जाकर के सफेद कबूतर उड़ा रहे थे, शांति का संदेश दे रहे थे। और क्या नारे लगा रहे थे, लगवा रहे थे? पूरी सरकार मस्त थी। गांव शहर गली मोहल्ले जाकर के एक ही नारा था, हिंदी चीनी। और हम ये कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, ये एक धोखा था। पूरे हिंदुस्तान को इस कांग्रेस की सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश को धोखे में रखने का काम किया। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय श्री गुरु जी ने नेहरू जी को अनेक बार पत्र लिखे। उस समय देश के गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने, राम मनोहर लोहिया जी ने और तमाम राष्ट्रवादी नेताओं ने नेहरू जी को कहा, चीन से सावधान रहने की आवश्यकता है। चीन एक धूर्त और विस्तारवादी देश है। लेकिन नेहरू जी तो चीन की गोद में बैठे हुए थे। अब क्या कारण था, क्यों चीन की गोदी में बैठे हुए थे? उनको क्या लालच था, क्या मिल रहा था, ये तो वही जाने। मेरे सामने होते, धरती पे होते तो मैं जरूर पूछ लेता। अगर ऊपर जाने के बाद मिल गए तो जरूर पूछूंगा, भाई नेहरू जी ऐसी क्या विशेष बात थी जो आप चीन की गोद में बैठ कर के निर्णय ले रहे थे? क्यों उन भोले भाले तिब्बतियों के ऊपर आपने अत्याचार होने दिए? क्यों आपने उन भोले भाले तिब्बतियों के देश को ये कहा कि ये तो चीन का देश है, ये तो चीन का हिस्सा है? कैलाश मानसरोवर भी जाने दिया। और जो इतना बड़ा भूभाग
लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे हिमालयन रीजन में 3,500 किलोमीटर की जो सीमा है, 1959 से पहले कितने सैनिक थे? 179। कितने थे जी? और आज कितने हैं? आप गुवाहाटी से शुरू करिए, गुवाहाटी से तवांग तक हम जाते हैं, चप्पे चप्पे पर सैनिक ही सैनिक है, चप्पे चप्पे पर सैनिक है। सिक्किम नथुला चले जाओ, सैनिक ही सैनिक है। लद्दाख चले जाओ, सैनिक ही सैनिक है। आप हिंदुस्तान की किसी भी सीमा पर चले जाओ जो चाइना के साथ लगती है, सैनिक ही सैनिक है। यानी कि हजारों करोड़ रुपया केवल और केवल इसी काम पर खर्च हो रहा है। और जब तक तिब्बत आजाद था, कैलाश मानसरोवर के दर्शन जब किसी का मन करता था तभी वो चले जाते थे। हमारे साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि बौद्ध लामा बनते भिक्षु, जिसका जब मन करता था वो तभी अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए, साधना तपस्या करने के लिए वहां चले जाते थे। लेकिन अब 1959 से लेके अब तक स्थिति क्या है सबके सामने है। और ये जो करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो खर्च हो रहा है बेकार में, और देश की सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता है, तो ये नहीं होता अगर तिब्बत आज़ाद होता तो। और वह करोड़ों अरबों रुपया देश के विकास पर खर्च होता, देश के स्वास्थ्य में, शिक्षा पर ना जाने कहाँ कहाँ खर्च होता। तो ये स्थिति है। और एक समय था जब तिब्बत का विषय लगभग मृतप्राय हो गया था, और उस समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में माननीय इंद्रेश जी प्रचारक थे। तो उस समय तिब्बती भाई बहनों के साथ और भारतीय लोगों को जोड़ करके भारत तिब्बत सहयोग मंच इस संस्था की स्थापना की। और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे पूजनीय सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी, और 5वें सरसंघ चालक स्वर्गीय सुदर्शन जी, और तिब्बती धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा जी, आपके आशीर्वाद से यह स्थापना हुई। और इन 25 वर्षों में उस समय लगभग मृतप्राय हो गया था। आज मंच के देश भर में लाखों लाख कार्यकर्ताओं के मेहनत तपस्या के कारण हिंदुस्तान में 325 जिलों में महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, छात्रों के द्वारा और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों के द्वारा, और साथ में आप जैसे सभी बुद्धिजीवियों के द्वारा, जो देश में तमाम स्थान स्थान पर, गली मोहल्ले में छोटे बड़े कार्यक्रमों के आयोजनों के द्वारा जो हम इस तिब्बत के विषय को जीवित रखने का काम किया है। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं तिब्बत के विषय पर बोलने वाले 2, 4, 5, 7, 10 लोग मिल ही जाते हैं। तो ये जो काम माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में हम सब कर रहे हैं, हमने किया है, आगे करते रहेंगे। और एक बात बोल के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई साहब तिब्बत कैसे आज़ाद होगा, कैलाश मानसरोवर कैसे मुक्त होगा। भारत इतना बड़ा देश, भारत को इतने सालों तक इस गुलामी की दास्तां झेलनी पड़ी थी, तो तिब्बत कैसे आज़ाद होगा। और तिब्बत तो बहुत ही, तिब्बती शांति प्रिय लोग हैं, शांति के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। मैं भी कहता हूँ कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार है। और अब इस हिंदुस्तान में जो इतने सालों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन हम सभी अपनी इन आंखों से, इस शरीर से देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से विश्वास मानिए बहुत जल्दी हम कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी करने जाएंगे। और इन्हीं आंखों से हम आजाद तिब्बत देखेंगे और लहासा में जाकर के तिब्बत की आजादी का जश्न मनाएंगे। तो साथियों, तिब्बत की आजादी का जश्न कहाँ मनेगा? तिब्बत की आजादी का जश्न कहाँ मनेगा? जरा जोर से बोलिए।
जो यहाँ पर चाइना के एजेंट घूम रहे होंगे ना 2 4 5, उनके कानों में भी आवाज चली जाए, हैं? बोलेंगे ना? तो तिब्बत की आजादी का जश्न कहाँ मनेगा? तिब्बत की आजादी का जश्न कहाँ मनेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पंकज जी, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इस आज के कार्यक्रम में दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं। एक बार आप लोग खड़ा होकर तालियां बजा के उनका स्वागत करेंगे। ताली बजाइए आप लोग। और पर लेकर पूरे दिल्ली को टेंशन फ्री कर दिया उन्होंने। आज आपकी वजह से पूरी दिल्ली में बहुत से खुशहाली का माहौल है। और वर्षों से काम कर रही इस मंच, भारत तिब्बत सहयोग मंच की कार्यवाही को, आपके अंदर की लगन को, आपके अंदर के दर्द को मैं समझती हूँ और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में आना मैंने स्वीकार किया। माननीय इंद्रेश जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ बना रहा। आज भी वो इस कार्यक्रम में होके गए। श्रीमती डोलमा जी, रक्षा मंत्री निर्वासित तिब्बती सरकार, धनंजय जोशी जी, कुलपति दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय, श्री पंकज गोयल जी, महामंत्री दिल्ली भारत तिब्बत सहयोग मंच, श्री भूषण कुमार जैन जी, अध्यक्ष भारत तिब्बत सहयोग मंच। आदरणीय बंधुओं, हम उस देश में रहते हैं जो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम इस भावना से प्रेरित है। वर्षों से हमने अपने हर युग की गाथाओं में देखा है कि कभी भी आक्रमण करना, देश हथिया लेना, जमीन हड़प लेना, किसी की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देना या किसी दूसरे व्यक्ति के जीने के अधिकार को पूरी तरीके से नष्ट कर देना, ये हमारी ना संस्कृति में है, ना हमारे विचार में है, ना हमारी नेचर में है। भारत आज भी उदारवादी है। भारत त्रेता युग में भी उदारवादी था। हर युग में हमने स्वयं देखा, जब प्रभु राम जी ने लंका पे विजय हासिल कर ली, उसके बाद भी विभीषण को वहाँ का राजपाट दे करके अपने देश लौट आए। कभी भी किसी क्षेत्र को, किसी देश को हथियाने की हमारे कभी किसी राजा में आस्था नहीं रही। और आज भी वही व्यवहार हमारी सरकार का है। आज भी हम छोटे छोटे पड़ोसी देशों को हर संभव मदद पहुंचाते हैं। देश में जब जब भी पूरे विश्व में आपदाएं आई, भारत ने सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के मदद की। एक समय था पिछली सरकारों के दौरान जब भारत का हाथ ऐसे रहता था मांगने के लिए, मदद दे दीजिए, मदद दे दीजिए, विश्व से मदद मांगते थे। पर सौभाग्य है कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने देश का कार्यभार संभाला, तब से देश का हाथ ऐसे रहता है देने के लिए। कोविड जैसी महामारी में भी पूरे विश्व को सामर्थ्य योग्य मदद करने का कार्य भारत ने किया। कभी कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ गई, भूकंप आया, बाढ़ आई, हर समय भारत ने अपने पड़ोसी देशों का और बल्कि विश्व में हर देश की मदद करने का संकल्प जो मन में है वो दोहराया और उस पर कार्रवाई की। ये भारत के व्यवहार में है, नीतियों में है
और संस्कार में है, और इस माध्यम से हमेशा तिब्बत का सहयोग करना भारत के लिए सिद्धांत रहा। तिब्बत बहुत डिटेल में पंकज जी ने बताया कैसे कैसे चीन ने तिब्बत के ऊपर अपना कब्जा जमाया, पर भारत ने हमेशा तिब्बत के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के वहाँ के जितने नागरिक हमारे पास आए हमने शरण दी, उनकी रक्षा करी और हर लेवल पे मदद करी। भारत की नीतियों का यदि मैं कहूँ, जो देश के प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है कि वैसे तो हम किसी को छेड़ते नहीं, पर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं। और जब जब जिसने हमें छेड़ने की कोशिश की उसका फल उसे भुगतना पड़ा। और यही हाल शायद आतंकवाद का और पाकिस्तान का होने वाला है, क्योंकि वो बाज नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि शायद वो समय आ गया है कि जब ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलना चाहिए। कभी उरी हुआ, कभी पुलगांव हुआ और आज पहलगांव हुआ। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दिया गया, तो आज भी पूरी तैयारी है कि ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन करके उनको करारा जवाब दिया जाए। गर्व है मुझे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, जो सच में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री होने के नाते जिस शिद्दत के साथ देश के साथ खड़े रहते हैं, निर्णय लेने की क्षमताएं हैं, दुश्मन की आंख में आंख डाल के जवाब देने का सामर्थ्य लगते हैं, और पूरे विश्व में भारत की एक नई पहचान बनाने के लिए जिस तरीके से उनके द्वारा काम किए गए, आज पूरे के पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। पूरे विश्व में जो अमेरिका पहले हमसे दूर खड़ा होता था, जो बाकी देश हमारे साथ छोड़ जाते थे, आज भारत के हर स्वर में वो स्वर मिला करके हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। देश में आतंकवाद खत्म करने के लिए, देश में नक्सलवाद खत्म करने के लिए पूरी तरीके से पूरा विश्व आज भारत के साथ है। और इसी प्रकार से भारत भी उन सभी देशों के साथ है जहां पे उन्हें भारत की जरूरत है। मैं आज के इस दिन इस बात को पूरी तरीके से सभी को स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो एक समय हुआ करता था। जब कोई कुछ भी कह जाता था तो भारत अपनी सीमाएं छोड़ देता था, कब्जा करने देता था। आज 1 इंच भी भारत की जमीन पर कोई कदम नहीं रख सकता, इस बात का विश्वास पूरे देश की जनता को है। मेरी कई बार देश के अलग अलग राज्यों में मेरा जाना हुआ, और जब मैं अरुणाचल प्रदेश के अपने पीछे प्रवास में थी, जो पूरे भारतवर्ष का आखिरी गांव है, आखिरी गांव, उसे आदरणीय अमित शाह जी ने कहा भी ये आखिरी गांव नहीं है, ये पहला गांव है, पहला गांव है। और उस गांव से लेके बॉर्डर के सभी गांव तक, कहीं सरहद पे यदि हमारे 5 सिपाही भी खड़े हैं तो भारत सरकार ने वहां तक सड़कें बनाने का कार्य किया है, सुरक्षा देने का कार्य किया है, वहां जीवन यापन की सभी व्यवस्थाएं करने का कार्यक्रम किया है। उन सभी गांवों की सुरक्षा को एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते जोड़ा है। उस ग्रामीण श्रृंखला को पूरी तरीके से तैयार कर दिया कि किसी भी हाल में भारत के अंदर एक कदम भी कोई आगे बढ़ा ना पाए। ये ताकत है आज भारत की, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना,
आनंद आता है तब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी प्रत्येक दिवाली सरहद पे जाके जवानों के साथ मनाते हैं। आनंद आता है, जिम्मेवारी का बोध होता है जब हर घटना दुर्घटना को वो स्वयं से अपने नजरिए से वॉच करते हैं और उसकी रणनीति बनाते हैं। और आज इसी प्रकार भारत और तिब्बत के जो रिश्ते हैं उस पे भी देश पूरी तरह से स्पष्ट है, नीतियां उनकी स्पष्ट है, कोई किसी का डर नहीं है, चाहे वो चाइना हो या कोई और देश हो, किसी भी सूरत में तिब्बत का साथ भारत छोड़ने वाला नहीं है। और निश्चित रूप में वो दिन भी आएगा जब इन सभी समस्याओं का समाधान होगा और वो दिन दूर नहीं है। आप लोग मेरे तिब्बतन भाई बहन, इस समय जितने भी परिवार दिल्ली में रहते हैं, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप निश्चिंत रहें। आपके साथ आपके सुख दुख में दिल्ली सरकार पूरी तरीके से खड़ी है, पूरी तरीके से। किसी भी समस्या, किसी भी उसके समाधान के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं सरकार की ओर से, पूरी तरीके से सारी सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप इस भारतवर्ष के परिवार का इस समय हिस्सा हैं। आपके सुख दुख की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है और मिल करके उस दिन का इंतजार है कि जब हम अपने कैलाश बाबा के दर्शन निर्विघ्न कर पाएंगे। आप सबको मेरी ओर से ढेरों बधाई, शुभकामनाएं इस 26वें दिवस की। ये संघर्ष जारी रहेगा और इतना बता दूं कि जब तक हौसला नहीं होगा एक भी फैसला नहीं होगा, और सब लोग अपने भले की सोचेंगे तो किसी का भी भला नहीं होगा। तो इसीलिए सबका भला हो, ईश्वर सबका भला करे, इस ध्येय के साथ हम आगे बढ़ते रहें और रास्ते अपने आप खुलेंगे और देश अपने आप बंधते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे, अपने इस पत्रक का विमोचन करवाएंगे। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, आप सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि आपका जो भारत तिब्बत सहयोग मंच का पत्रक को प्रणाम करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जिस दिल्ली की ओजस्वी मुख्यमंत्री और अभी पंकज जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, बहुत सुंदर बात कही उनके विषय में कि जब कोई कार्यकर्ता को एक दायित्व दिया जाता है तो वो जो कार्यकर्ता होता है वो उसका बोध किसी भी पद पे पहुंच जाए उसे निभाता है। इतनी विनम्रता, इतनी हम्बलनेस और इतना समय देना, इतने व्यस्त कार्यक्रम के मध्य भी मुख्यमंत्री के दायित्व पर रहते हुए भी भारत तिब्बत सहयोग मंच के मंच पर आना माननीय रेखा गुप्ता जी का, और इतना वेल रेड और इतनी स्कॉलरली बातें कहना। विश्वविद्यालयों में तो जनरली हम ऐसे विमर्श करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मंच से इतने सुंदर विमर्श को सुनना बहुत बड़ा साधुवाद का पात्र है। मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का, जो इसके संरक्षक हैं, और 26वां स्थापना दिवस जो आज हम मना रहे हैं उसके लिए मैं भारत भूषण जैन जी का, श्रीमान भूषण कुमार जैन जी का जो अध्यक्ष हैं, सबसे ज़्यादा सम्मान के लिए हमारी बहन श्रीमती गेरी डोलमा जी जो कि रक्षा मंत्री हैं निर्वासित तिब्बती सरकार की, आप इनके लिए ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। आप इससे पहले गृह मंत्री भी रहीं, स्पीकर भी रहीं, बहुत सारे पदों पर रहीं, और मुझे लगता है कि जो आज हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी के नेतृत्व में जो संदेश पूरी दुनिया को मिला है शांति का, वो एक निर्वाचित सरकार के माध्यम से भी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराती हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सिर्फ अपनी बात को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा क्योंकि मुझे लगता है हमें सबको माननीय गेरी डोलमा जी को सुनना है, और पंकज जी ने कोई ऐसी बात छोड़ी नहीं कि जिस पर विचार को हम और आगे लेके जाएं। इस 26वें स्थापना दिवस
के अवसर पर आज 5 मई का दिन बहुत ही पुण्य का दिन है। मुझे याद आता है कि जब हम विद्यालय में थे तो हम एक बात हमारे विद्यालय की प्रेयर में हम ये प्रेयर के बाद, प्रार्थना के बाद हमारे शिक्षक पंकज जी कहते थे, और वो प्रार्थना के बाद के कुछ शब्द मुझे अभी भी याद आते हैं। वस्त्र जहाँ के हमने पहने, अन्न जहाँ का हमने खाया, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमने जिस देश का अन्न खाया, जिसकी हवाओं में हम रहे, जिसके यहाँ पर जिस मात्र भूमि ने, जिस वसुधा ने हमें पाला, अगर हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए तो हम एक देश के रूप में, हम एक सबल राष्ट्र के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में भारत को अगर विश्व गुरु के तौर पे देखना चाहते हैं तो हमें अपनी सीमाओं को, और कहीं ना कहीं जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ साथ चलते थे। आपने भगवान राम को भी देखा होगा, मर्यादा के साथ साथ शस्त्र भी था और शास्त्र भी था। आपने भगवान कृष्ण को देखा होगा, सुदर्शन चक्र भी था और ज्ञान भी दिया। 5000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी थी जहां पे कला, मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे सब संसार चला। हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया साथियों। अब आज भी हमारे यहाँ पर जब यज्ञ होते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है आर्यवर्ते जम्बूद्वीपे भरत खंडे। ये जम्बूद्वीप है, ये आर्यवर्त है, ये भरत खंड है। हमने आक्रमण सहे, और कभी भी हमने जो है, अभी इंद्रेश जी भी जब जो बात कर रहे थे, जब भी उन्होंने ये बात यहाँ पर कही कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ऐसा क्या रहा? हूण आए, शक आए, मंगोल आए, मुगल आए, एक से एक आक्रमणकारी भारत में आए, लेकिन भारत की ये थाती रही, ये हमारी अनूठी विशेषता रही कि हमने हमेशा से ही आत्मसात किया, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन अब जो समय है, भारत का जो समय है, वो इस बात के लिए भी हमें तैयारी करनी होगी कि कैसे सठे साठे समाचरे, तो चाणक्य कहता है कैसे दुष्ट को दुष्ट की भाषा में ही समझाया जाए। हम वो देश हैं जिसको, जहां पर पृथ्वीराज चौहान ने 13 बार मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया था। राष्ट्र धर्म नहीं था 13 बार माफ करना, क्योंकि वो एक राजा भी थे। तो मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे अड़ोस पड़ोस में जो माहौल है, जिस प्रकार की जो शक्तियां हमेशा इस कार्य में लगी रहती हैं कि भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाया जाए, जहां भारत का कैलाश मानसरोवर है, जिसके बारे में आदरणीय पंकज जी ने कहा, जहां पर भगवान शिव का जो स्थल है वो आज भी जो है हमसे दूर है। और मुझे लगता है कि लहासा की धरती तक अगर हमने जाना है, और राहुल सांस्कृतायन जो एक बहुत बड़े यायावर कवि हुए, जब वो बौद्ध ग्रंथों को लेकर के गए, और उस वक्त एक छोटे उसमें उस वक्त ना रोड थी ना कुछ थी, वो तिब्बत से बचाते हुए भारत लेके आए, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ जला दिए गए। तो हमें याद करना चाहिए ऐसे राष्ट्र संतों को भी, राहुल सांस्कृतायन जैसे, जिन्होंने बुद्ध ग्रंथ की पाली का बहुत बड़ा साहित्य का अनुवाद किया। तो हमें एक ऐसा सेंटर हम अपने विश्वविद्यालय में बनाना चाहते हैं, जिसकी उद्घोषणा मैंने माननीय डोलमा जी से की कि तिब्बतन स्टडी ऑफ पीस के एक सेंटर, एक चेयर हम बनाएंगे, जहां पर हम इस प्रकार के महायान, हीनयान और बौद्ध ग्रंथ के अलावा पीस स्टडीज करेंगे, और ये समर्पित करेंगे हम दलाई लामा जी को, और हम चाहेंगे कि आप उसका उद्घाटन करें। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय मैं ना लेते हुए सिर्फ ये बात कहूँगा कि ये समय आत्ममंथन का है। हमने जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, लेट पीस, लेट लिव अदर्स का हमने मंत्र दिया। अहिंसो परमो धर्म हमारा भारत का उद्देश्य वाक्य रहा, लेकिन वर्तमान समय में धर्म हिंसा तदैव जय भी जानना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को आज एकजुट होकर के ऐसे प्रश्न, जो विस्तारवादी शक्तियां हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि पूरे विश्व में ऐसी शक्तियों के खिलाफ एकजुट होना होगा, और शिक्षा के अंदर ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं इसी आह्वान के साथ, आपने मुझे यहाँ समय दिया, मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आज मुझे इस मौके पे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गागर में सागर भरने का काम किया है, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में निर्वासित तिब्बती सरकार की रक्षा मंत्री, पूर्व में आप गृह मंत्री रही हैं, भारत तिब्बत सहयोग मंच की उपाध्यक्ष रही हैं, अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं संरक्षक के रूप में मैडम गेरी डोलमा जी,
आपकी बहुत खासियत एक ये है कि हमेशा आप प्रसन्न रहती हैं। अब आपके प्रसन्न रहने से और लोग भी टेंशन फ्री हो जाते हैं, और ऐसी शख्सियत बहुत मिलना मुश्किल होता है। आज के ज़माने में बहुत लोग दुखी ही मिलते हैं। तो ऐसे में अगर प्रसन्न होकर कोई काम किया जाए और सरकार चलाया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार चलाने में बहुत तनाव झेलना पड़ता है। ऐसे में जिस धैर्य के साथ आप सरकार का संचालन कर रही हैं, मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप आएँ, हम सभी का मार्गदर्शन करें। इससे ज्यादा टेररिस्ट एक्ट क्या हो सकता है? तो कोई सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान जैसे कि टेररिस्ट एक्ट है कि नहीं, उस पर भी सवाल करते हैं। और हमने ये देखा कि हमने सोचा पहले कि चीन इस टाइम थोड़ा चालाकी कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो उसने भी कंडेम नहीं किया, कंसोल किया कि जिन फैमिली को वो किया है कंसोल किया। बट बाद में हमने देखा कि दुनिया के सब देशों एक तरफ थे, पाकिस्तान के साथ में केवल चीन था। तो दुख और हुआ मुझे, क्योंकि चीन ने मेरा देश को कब्जा किया है। मैं चाहूंगी कि हम एक सॉल्यूशन हमें मिलना चाहिए। हिंदुस्तान का भी जो सीमा जो है वो तो हिंदुस्तान का सीमा तो तिब्बत के साथ था, चीन के साथ था ही नहीं। फिर भी हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान और भारत का रिश्ता अच्छा हो। एशिया की बहुत बड़ी दो पॉपुलस नेशन है, और हमें दुख लगता है कोई देश ब्लैटेंटली आंख खोल के जान के टेररिज्म को सपोर्ट जब करते हैं, हम सबको दुख होता है। और चीन का जो ये एक्शन रहा पाकिस्तान को इस समय पहलगाम की इशू को लेके सपोर्ट करना, मैं उसका निंदन करती हूँ, मैं कंडेम करती हूँ। ऐसे एक समय है कि सबको साथ में रहना चाहिए। और दूसरी जो एक इशू भाई साहब ने आज उठाया कि वेदर नेशनैलिटी एंड टेररिज्म वाली, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। मैं समझती हूँ कि इस टाइम जो पहलगाम में हुआ, इसमें तो था, ये सेक्युलर तो बिल्कुल नहीं था। पूछ के लोगों का आइडेंटिटी को, और आप जब एक्शन लेते हो उसमें तो कोई कलर तो आ ही जाता है, तो उसमें तो ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं रहा। और मैं दो बात जल्दी रख के अपनी बात ख़त्म करूंगी। एक तो यह है कि परम पूज्य दलाई लामा जी का 90th बर्थडे आ रहे हैं। हम सब इसको सेलिब्रेट करने में तैयारी में जोड़ गए हैं। तो 90 साल उनका हो गए जी। तो ये कंप्लीट ईयर, एक साल को हम करुणा दिवस या करुणा साल करके, ईयर ऑफ कंपैशन करके हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी आज भाई साहब इंद्रेश जी और अपने भाई पंकज जी से भी बात हुई है, और मैं यहाँ मंच में भी रखना चाहूँगी ताकि मेरी ये बात जो है, जैसे पंकज भाई ने जोशी जी के लेके कहा कि सबके साथ में ही बोल देते हैं, तो मैं भी ये बोल देती हूँ कि इसमें ये कहीं गुम ना हो जाए कि हम लोग भी पूजा पाठ कर रहे हैं हिज होलीनेस दलाई लामा जी का लॉन्ग लाइफ के लिए। हम लोग तेंशु करके कहते हैं, तो लंबा उम्र होने के लिए, और उनको हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच में और अभी रहे। और परम पूज्य दलाई लामा जी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि कम से कम 113 साल तक हमारे बीच रहेंगे। और क्योंकि 90 साल हो रहे हैं, तो 80वें साल में भी हम लोग ने सनातन के धर्म के अनुसार से परम पूज्य दलाई लामा जी के लंबी आयु के लिए पूजा किया था। तो मेरा सजेशन था कि शायद इस टाइम हम लोग और कर सकते हैं। 90 साल जब हिज होलीनेस है, तो सनातन धर्म के जो एकदम रिलीजियस प्योर फॉर्म में, जहाँ की श्रद्धा से हम हिज होलीनेस दलाई लामा का लंबा आयु के लिए एक पूजा साथ में यज्ञ हो या कुछ कर सके तो बहुत सुंदर होगा। दूसरी बात जो है कि अभी भाई साहब
कैलाश मानसरोवर यात्रा कीजिए। चैलेंज और दिया है। आपने कहा कि 25 के बाद 26 थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन भारत तिब्बत सहयोग मंच और तेज हो गया है। अब आपने सिल्वर जुबली के बजाय गोल्डन जुबली तक जो है पूरे लय में रहने के लिए चुनौती दे दी है भारत तिब्बत सहयोग मंच को, और सभी लोगों को इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर आप स्वीकार करते हैं तो जोरदार तालियां बजा के मैडम के लिए स्वागत करिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने दिल्ली प्रांत प्रबुद्ध प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉक्टर सीमा गुप्ता जी, आप आए। बहुत ही शानदार और सफल कार्यक्रम के लिए अपने अतिथि पर जो मंच पर बैठे हुए अतिथि हैं और सामने बैठे हुए आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। डॉक्टर सीमा गुप्ता जी। प्रचारक इंद्रेश भाई साहब के मन में विचार आया कि भारत तिब्बत के सहयोग के लिए एक मंच का गठन किया जाए, और आज हम उसकी 26वीं सालगिरह में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान करे हमारे जीवन काल में ऐसा समय आए कि हम दलाई लामा जी के जीवन में हम ऐसा दिन देखें कि भारत तिब्बत सहयोग मंच रहे, आपस में सहयोग करें। पर जैसे पंकज जी ने बोला कि हम लहासा से तिब्बत की आज़ादी का जश्न मनाएं, ऐसी हमारी मनोकामना है, और मुझे लगता है इंद्रेश भाई साहब का भी ऐसा ही मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा। दिल्ली की पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी, जो खुद एक स्टूडेंट टाइम से एक्टिविस्ट रही हैं, वो शायद किसी भी एक्टिविज्म को के पॉलिटिकल डायनामिक्स और सोशल डायनामिक्स को बहुत अच्छे से समझती हैं। अपने इतने व्यस्त समय उन्होंने अपने शेड्यूल में से टाइम निकाला और इतनी अच्छी बातें कहीं। बहुत सही कहा गया, मैंने दीदी को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है, पर जब रेखा जी ने बोला कि हमारा सहयोग रहेगा, आपकी आंखें नम हो गई थीं। आपके उस इमोशंस में हम आपके साथ हैं और कामना करते हैं कि ये दिन, ये सहयोग आप अपने देश में जल्दी जाएं। और आप समय निकाल कर आई रेखा जी, और आपने इतना अच्छा सहयोग हमारे तिब्बती भाई बहनों के लिए कहा, आपका भी आभार है। मैं ऐसा समझती हूँ कि जब बुद्धिजीवी वर्ग और किसी विश्वविद्यालय का कुलपति जब किसी मंच से जुड़ता है और अपनी बात पक्के जोर से कहता है और डिक्लेयर भी करता है कि सेंटर फॉर तिब्बतन पीस उनकी डेली टीचर्स यूनिवर्सिटी में गठन किया जाए, तो मैं समझती हूँ कि ये आवाज़ देश के कोने कोने तक जाती है। आप यहाँ पर आए, आपने इतने अच्छे विचार व्यक्त करे, आपका भी आभार है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल जी कहते हैं ना, हम तो जगह जगह बिखरे हुए थे, हमें एक सूत्र में अगर किसी ने बांधा है तो वो माननीय राष्ट्र मंत्री पंकज गोयल जी हैं। आपका भी आभार है। हमारे भूषण जैन साहब चुप रहते हैं पर काम अपना पीछे से पूरा संभालते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद देश और प्रदेश दिल्ली से, अपने कार्यस्थल से बहुत लोग आए हैं, आप यहाँ आए और अपना सहयोग आपने तिब्बती भाई बहनों के लिए प्रकट किया, आप सबका भी धन्यवाद है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि आप इनका स्वागत करें। तो मैं और भी समाज के ऐसे जो वरिष्ठ लोग हैं, सारे वरिष्ठ में तो, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को मेरे मन की इच्छा है कि मैं सम्मान करूँ और करवाऊँ। हाँ देखो, ये शिवम जी भी आ गए। ये पटियाला हाउस कोर्ट में एडवोकेट हैं, और ये वो व्यक्ति है, चाहे वो तवांग यात्रा इतनी कठिन यात्रा होती है 1 सप्ताह की, मतलब किसी भी व्यवस्था में लगा दो, कहीं लगा दो, बोलने की जरूरत भी नहीं है। बल्कि हमें जहाँ कमी दिखाई देती है ना, कुछ लोगों को बोलना पड़ता, भैया इसको देख लो, कुछ कर लो, ये देखो तो कमी दिखाई नहीं देती है, पहले लग जाते हैं बिना बोले। तो हमारे आदरणीय मेरे बड़े भाई अनिल कौशिक जी बैठे हैं,
सोनीपत से आए हैं और एक परिचय करा रहा हूँ। भाई साहब खड़े हो जाओ जरा। आप कौशिक साहब का चेहरा देख लीजिए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो चाय पानी लेंगे तो आप भाई साहब का नंबर भी नोट कर लेना। अब मैं आपको विशेषता बता रहा हूँ क्यों करना है। आपके ऊपर बालाजी महाराज की उस प्रभु की बहुत कृपा है, असीम कृपा है। इनको हिंदुस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर बोल देते ना कि भैया तेरा कुछ नहीं होने वाला। अब भगवान ही मालिक है, जितने दिन भी है राम का नाम जपता है, भगवान का नाम ले। लेकिन ये भाई साहब उन व्यक्तियों को अपनी विद्या से ठीक कर देते, वो चलने नहीं दौड़ने लगता है। ऐसे भाई साहब ने एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को ठीक किया है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे उनको दौड़ा दिया। तो भाई साहब आओ ना। हाँ, दूसरी बात मतलब दवाई से नहीं करते ठीक, बिना दवाई के। आपको नोट करना, नोट करिए। 816 हो गया। अब कीजिए 8168। 816 के बाद 818 हो गया। 5509 अनिल कौशिक जी सोनीपत। इसमें मैं दो बात और बोलना चाहता हूँ। इनके मंगलवार और शनिवार वाले दिन जी को चलिए शिवम जी आप भी आ जाइए। आपके साथ में आपकी जो फोटो ले लेना, नहीं तो बाद में फोटो नहीं मिलेगी। कौन ले रहे हैं फोटो? टिबेटन वुमेन एसोसिएशन उन्होंने मोर्चा लिया था और उन्होंने ही चीन की सेना को पीछे भगाया था। तो आप कोर्ट में रहे हैं और कोर्ट का बांग्लादेश में वॉर में भी थे, करगिल की वॉर में भी थे, और हम ये समझते हैं इनके द्वारा हम भारत जिनको गुरु मानते हैं, हमारा गुरु दक्षिणा यही लोग हैं। आर्ट डाक बुद्ध विहार एसोसिएशन भारत तिब्बत सहयोग मंच के 26वें स्थापना दिवस पर
मैं वीरेंद्र गिल एडवोकेट बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इसके आयोजकों को। इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ जिसमें दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की भागीदारी रही और आरएसएस के बहुत बड़े स्तंभ माननीय श्री इंद्रेश जी का आगमन हुआ। उनके विचार सुन के बहुत ही ज़्यादा तिब्बत के लोगों को खुशी महसूस हुई होगी और हम तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तिब्बत की स्वतंत्रता का 100% समाधान निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच का 26वां स्थापना दिवस है। 5 मई 1999 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के पूजनीय सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी और उस समय संघ के वरिष्ठ अधिकारी और 5वें पूजनीय सरसंघ चालक हुए ऐसे स्वर्गीय कुप्पहल्ली सीतारामैया सुदर्शन जी, तिब्बती धर्म गुरु परम पावन दलाई लामा जी, इनके आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख इन सब प्रांतों का काम देख रहे ऐसे प्रांत प्रचारक के रूप में डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, उनके द्वारा भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना करने का अवसर मिला। उस समय भारतीय और तिब्बती दोनों को एक साथ जोड़कर एक मंच पर ला कर के और तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, भारत की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा, इन सब ऐसे तमाम विषयों को लेकर के मंच की स्थापना हुई। और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि इन 26 वर्षों में भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं ने उस समय जब इन बड़े बड़े हमारे अधिकारियों ने जो सोच कर के संगठन की स्थापना की, क्योंकि हमारा मानना ये है किसी भी संस्था संगठन उसकी स्थापना करना, उसके पीछे का कोई ना कोई कारण रहता है, ऐसे चलते फिरते संस्था नहीं बनाई जाती है। तो जो उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए संस्था का निर्माण किया, आज वह फलीभूत होता दिख रहा है। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 325 जिलों में मंच की इकाई गठित करके उसमें मातृशक्ति को, युवाओं को, विद्यार्थी छात्रों को और यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर प्रोफेसर को साथ में जोड़ करके इन सब लोगों के द्वारा तिब्बत की आज़ादी का विषय जन जन तक जाए और जा रहा है। आज करोड़ों करोड़ों लोगों तक ये विषय जा रहा है और हमें ये पूरा विश्वास है कि भारत के भाग्य का जो 2014 का जो वर्ष था वह एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद भारत का भाग्य बदलना शुरू हुआ और आज विश्व में भारत की ओर लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं हमको। हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर तो हो गए हैं, अब बनेंगे। अब समय आ रहा है भारत को विश्व गुरु बनने का। जो हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने अपनी आहुति दे करके, बलिदान हो करके जो स्वप्न देखा था, वह स्वप्न साकार होने का समय आ रहा है। तिब्बत तिब्बतियों का था, तिब्बतियों का है और तिब्बतियों का होगा। ऐसे ही कैलाश मानसरोवर भारत, भारतीय, भारतीयों का था, उनका है, उनका ही रहेगा। ना वह चीन का है, ना चीन के बाप का है, ना चीन के पूर्वजों का है। कैलाश मानसरोवर हम भारतीयों का था, भारतीयों का है और हमारा, हमारे बाप का है, हमारे पूर्वजों का है। तो बहुत जल्दी चीन को तिब्बत भी, कैलाश मानसरोवर भी छोड़ के भागना पड़ेगा। हमने तो पाकिस्तान को भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि वह
शांति के रास्ते से मान जाए, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की कभी सीख को माना नहीं, सुना नहीं। और 2014 में जो वो कटोरा लेकर के पूरे विश्व बिरादरी के सामने गया, उसको 2014 से वो 25 हो गया, किसी ने उसके कटोरे में कुछ डाला नहीं। आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है वो पूरे दुनिया के सामने है। उसी प्रकार कोरोना के रूप में चीन के द्वारा जिस प्रकार से पूरे विश्व को हिलाने का काम किया, लाखों लाख हत्याएं चीन ने कोरोना के रूप में की हैं, उसकी सज़ा भी उसको मिलेगी। और निश्चित रूप से पाकिस्तान के तो बहुत जल्दी 4-5 टुकड़े होने वाले हैं, और आने वाले समय में आप लिख लीजिए कि चीन की हालत भी वही होगी जो पाकिस्तान की हालत होने वाली है। क्योंकि हमने कहा था 2014 में पाकिस्तान को संभलने के लिए, नहीं संभला तो ये स्थिति आ गई है। अब चीन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही शांति के रास्ते से हम उसको बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, और जिस भाषा में सुनना है उस भाषा में भी बोल देते हैं उसको। ये उसको समझना पड़ेगा, नहीं समझेगा तो उसकी भी स्थिति यही होने वाली है। तो इसलिए आज भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिल्ली में प्रबुद्ध लोगों को लेकर के ये कि जो विचार गोष्ठी हुई है, तो इसका जो संदेश है वास्तव में बहुत दूर तक जाने वाला है। और जब संदेश दूर तक जाता है तो उसकी सफलता का मार्ग भी, उसकी सफलता का पैमाना भी फिर बड़ा होता है, और ये बहुत दूर तक जाने वाला है। आज यहाँ से निकली हुई आवाज़ निश्चित रूप से विश्व बिरादरी के मंच पर जाने वाली है, ये पक्की बात है। तो इसलिए पाकिस्तान भी समझ जा, चीन भी समझ जा, और विश्व में जो आतंकवाद और विस्तारवाद को पनाह देने वाले लोग हैं, समर्थन देने वाले लोग हैं, वे भी सब समझ जाएं कि ये तुम्हारा भूत था, ये तुम्हारा कल था। अब आगे ना तो आतंकवाद चलेगा ना विस्तारवाद चलेगा, इन दोनों का खात्मा तय है। जो इनकी बात करेगा, जो इनका समर्थन करेगा, वो इस धरती पर निश्चित रूप से रहने वाला तो नहीं है। तो इसलिए हमारी विश्व समुदाय से भी यही अपील है, तिब्बत और कैलाश को मुक्त किया जाए। आज हम यहाँ पर भारत तिब्बत सहयोग मंच का 26वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जो कि माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में ये चल रहा है, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री पंकज गोयल जी की सानिध्य में। तो हम यहाँ पर आज 26वां स्थापना दिवस मनाने आए हैं। और आपने देखा ही होगा कि भारत जो है किसी चीज़ से कम नहीं है, और वो चाहता है कि वो चीन को जल्दी ही इसका परास्त करेगा और अपना तिब्बत भी लेके रहेगा, क्योंकि उसकी सोच से ही हम लोग बहुत परे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा जो वो है कैलाश मानसरोवर है, जो उसको भी हम मुक्त कराएंगे चीन से। जल्दी ही ये प्रस्ताव जाने वाला है, और वो जल्दी ही हमारे भारत तिब्बत सहयोग मंच के द्वारा इसको छोड़ेगा। और जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी चाहते हैं कि चीन को परास्त किया जाए, क्योंकि चीन एक धूर्त है और अपना यहाँ पर अपना संपत्ति करा जाए उसके ऊपर। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे भी इस मिशन को लेकर चलते रहें इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में, और भारत तिब्बत सहयोग मंच हमेशा ये कार्य करता आया है और आगे भी करता रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम सुषमा प्रियदर्शना है, मैं अधिवक्ता हूँ, और मैं यहाँ पे भारत तिब्बत सहयोग मंच के जो 26वां स्थापना दिवस है उसके उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पंकज भाई साहब ने भी बताया कि हमारा तिब्बत और की मुक्ति, तिब्बत जो चीन के कब्जे में है उसे आज़ाद कराना, और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हमारा परम लक्ष्य है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम जो ये सोच के आए हैं वो पूरा होगा, और हमारा लक्ष्य जो भारत तिब्बत सहयोग मंच का है वो पूरा होगा। कैलाश मानसरोवर पे हम दर्शन करके आएंगे, और वो भी बिना तिब्बत के जो हमें उससे परमिशन लेनी होती है वो परमिशन हमें कभी नहीं लेनी पड़ेगी। और मोदी है तो मुमकिन है, ये वाली लाइन हमेशा हमें सटीक बैठती है हमेशा। धन्यवाद। गेस्ट फैकल्टी मोतीलाल नेहरू कॉलेज
और आज बड़ा ही हर्षोल्लास से 26वां फाउंडेशन डे भारत सहयोग मंच का हमने मनाया, बहुत हर्षोल्लास से। और इसमें हम अपने इंद्रेश जी के मार्गदर्शक में ही हम लोग ये चल रहे हैं इस मंच को लेके। और जो कैलाश मानसरोवर है वो हमारी आस्था का प्रतीक है, हम हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। इसीलिए हमारा जो ये मंच है ये तिब्बत को इंडिपेंडेंस देगी, आज़ादी देगी, जिससे हमारी भारत की भी सुरक्षा होगी। और हमारा जो नारा है वो एक ही है कि तिब्बत को जल्द से जल्द स्वराज्य देना और हमारे भारत की सुरक्षा करना और चीनी आतंकी से हमारे भारत को प्रोटेक्ट करना और जो तिब्बत है तिब्बत को भी सुरक्षा करना। तो मैं इस मंच से जुड़ी हूँ और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ। और हम सब मिलके चीन से हमारी कैलाश मानसरोवर जो आस्था का प्रतीक है उसको जल्द से जल्द हम लोग आज़ाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत।